नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमारी इस सीरीज़ में, जिसमें हम संविधान में 2018 और 19 की पीएससी में जो भी सवाल आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। हमारा अप्रोच ये होगा कि एक तो हम आपको सवाल का उत्तर बताएं और उससे संबंधित जो देखिए सवाल रिपीट नहीं होते, ये सबको पता है, लेकिन थीम रिपीट होती है कि अगर कानून का समान संरक्षण मतलब अनुच्छेद 14 आया है तो अगले बार 15 आ सकता है, 16 आ सकता है, 12 आ सकता है, 13 आ सकता है। तो इसको बोलते हैं PYQ का एनालिसिस करना। आप लोग क्या करते हो, संविधान में कानून का समान संरक्षण 14 खत्म, ऐसे नहीं करते। ये वीडियो आपको एक आइडिया भी देगा कि एनालिसिस करना कैसे है PYQ का। तो इसका उत्तर है कानून का समान संरक्षण कहाँ प्रावधानित है, तो अनुच्छेद 14 में। लेकिन अब अगर आपसे बोले कि वो उत्तर आएगा कैसे, तो आपको पता होगा कि संविधान में आपके 6 मूल अधिकार हैं। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। फिर है स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23 और 24 में। उसके बाद फिर धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28। फिर सांस्कृतिक अधिकार या अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति के अधिकार 29, 30 में। 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें 5 प्रकार की रिट है, उनसे भी सवाल आता है। एक ये भी आता है कि मौलिक अधिकार को मौलिक क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है, पहली चीज़ वो संविधान में है, और दूसरा कोर्ट के द्वारा वो इन्फोर्सेबल है। मतलब अगर आपको आपके मूल अधिकार नहीं मिल रहे हैं तो आप जा सकते हो कहाँ, कोर्ट में जा सकते हो, इसलिए उसको मूल अधिकार बोलते हैं। अधिकार कई प्रकार के होते हैं, मतलब ये सवाल अगर धोखे से पूछ लिया तो एक होता है जिसको बोलते हैं संवैधानिक अधिकार। संवैधानिक तो आपको पता है, ऐसे अधिकार जो संविधान में है, लीगल जो कानून के द्वारा है। जैसे संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, उसको हटा के 300A में रख दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से, और वो बन गया कानूनी अधिकार। वो संवैधानिक अधिकार भी है। क्यों है? क्योंकि संविधान के एक अनुच्छेद में लिखा है। तो ऑप्शन देख लीजिएगा। मानवाधिकार मतलब मानव को मानव होने के नाते जो अधिकार मिलता है वो मानवाधिकार है। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और प्राकृतिक या नेचुरल अधिकार मतलब कि आप मानव के रूप में जन्म ले लिए ना, तो आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। मतलब मैं जन्म ले लिया मानव के रूप में, तो वो अधिकार मेरे को मिले। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है, संविधान के भाग 3 में। ठीक, संविधान के भाग 2 में नागरिकता है, 1 में सामान्य प्रावधान है, 3 में मूल अधिकार है, 4 में नीति निर्देशक है, 4 में मूल कर्तव्य है, फिर 5 में केंद्रीय कार्यपालिका है। कहाँ से लिया गया है, तो USA के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। वहाँ एक बिल ऑफ राइट्स आया था, उससे ये लिया गया है। भारत में भी एक नेहरू रिपोर्ट आई होगी, इतिहास में हम पढ़ते हैं, वहाँ भी मूल अधिकार का जिक्र है। और 1931 का कराची में विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसमें भी मूल अधिकार का जिक्र हुआ। इसके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। विशेष अधिवेशन था इसलिए। ये मैं चर्चा भी किया आपको। ये 6 अधिकार हैं, समानता 14 से 18। अनुच्छेद इसलिए मोटा मोटा याद रखिए कि पूछ सकता है, मतलब फिर आप ना गेस कर सकते हो। बोला कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसमें है, ऑप्शन 15, 16, 17, 19। तो आपको पता है कि यार स्वतंत्रता तो 19 से 22 में है, तो ऐसे करके गेस कर सकते हो। इसलिए मोटा मोटा तो याद रखना, 14 से 18 समानता है, 19 से 22 स्वतंत्रता है, शोषण के विरुद्ध 23, 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक 29, 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में। संपत्ति का अधिकार जो पहले मूल अधिकार था, उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये घुमा के पूछ सकता है कि ऐसे मूल अधिकार 2 टाइप के हैं, एक जो केवल भारत के नागरिकों को मिले और एक जो सबको मिले। तो ये अधिकार केवल नागरिकों को है। अनुच्छेद 15, 16। 15 में समानता की बात है कि धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। 16 में सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, वाक और अभिव्यक्ति की, कहीं भी जाने की, कहीं भी घर बनाने की, व्यवसाय करने की, संघ बनाने की, सम्मेलन करने की। और 29, 30 आपका सांस्कृतिक अधिकार है, अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकार। एक चीज़ और आप ध्यान रखिए, आपातकाल में 20 और 21 के अलावा बाकी सस्पेंड हो सकते हैं। अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, बाकी हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 जो आपका स्वतंत्रता है, इसमें 6 प्रकार की, अगर आपके ऊपर कहीं से युद्ध हो गया या बाहरी आक्रमण हो गए तो अनुच्छेद 19 के 6 अधिकार अपने आप चल देंगे। मतलब चीन से आक्रमण हो गया तो आप ये नहीं बोल सकते मेरी तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है बोलने की, मैं कुछ भी बोलूँगा, फिर आपके अधिकार सस्पेंडेड है।
ये 3 आधार हैं, इसलिए भी मैं बोल रहा हूँ। ऐसा पूछ सकता है कि अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उसके आधार क्या क्या है, तो एक है युद्ध, एक है बाहरी आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर हुआ तो फिर अधिकार आपके खत्म नहीं होंगे 19 के, अपने आप राष्ट्रपति खत्म कर सकता है। समझ रहे हैं अंतर? अपने आप 19 की एज अधिकार खत्म हो जाएंगे अगर युद्ध और बाहरी आक्रमण हुआ तो। बाकी अधिकार राष्ट्रपति खत्म कर सकता है, 14, 15, 16, 17, 18, लेकिन 20 और 21 को राष्ट्रपति भी खत्म नहीं कर सकता। ठीक, उसको सस्पेंड नहीं कर सकता। 20, 21 आपको मिलेंगे। अनुच्छेद देख लो कि जो आपके ऑप्शन में, एक तो अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य की परिभाषा है। राज्य में क्या क्या आता है? कार्यपालिका, विधायिका, इसके अलावा जो स्टेट्यूटरी नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी, जैसे आपसे पूछा एनजीसी राज्य है कि नहीं, तो है। एलआईसी राज्य है कि नहीं, है। और कोर्ट जब नॉन जुडिशियल कार्य करता है तो वो भी राज्य कहलाता है। अनुच्छेद 13 में है कि संविधान के लागू होने से पहले की असंगत विधियां शून्य हो जाएंगी। मतलब ये समझो कि जैसे कोई मूल अधिकार है, अब उसके अपोजिट में कोई विधि है। मान लीजिए मूल अधिकार में है कि समानता होगी, अब कोई कानून बना के चले गए अंग्रेज की समानता नहीं होना चाहिए, इस आधार पे विभेद होगा, तो वो विधि खत्म हो जाएगी। मूल अधिकार के अगेंस्ट सरकार भी कोई कानून लाएगी तो उसको भी शून्य घोषित किया जा सकता है। ठीक। और फिर ये 24वां संशोधन था कि 13 की कोई बात आप मूल अधिकार कर सकते हैं, मतलब फिर अनुच्छेद 368 के तहत किए गए। मतलब 24वां संशोधन ऐसा समझिए कि इस इंदिरा गांधी चाहती थी कि मूल अधिकार खत्म हो धीरे धीरे, तो एक अनुच्छेद 24 मतलब अनुच्छेद 13 में ये जो लिखा है ना कि आप मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते, उसके लिए एक संशोधन ले आई कि बोली कि हम संशोधन करेंगे, संविधान संशोधन, तो मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है। कोर्ट में गया मामला तो ये केस आया, केशवानंद भारती केस, जिसमें बोला कि आप संशोधन तो कर सकते हो, आपके पास पावर है, लेकिन संविधान का आधारभूत ढांचा जो है ना उसको चेंज नहीं कर सकते। इंदिरा गांधी बोली आधारभूत ढांचा क्या है? कोर्ट बोला हम बताएंगे, और समय समय पे बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। तो जैसे संविधान का आधारभूत ढांचा है धर्मनिरपेक्षता, तो सरकार ये नहीं बोल सकती कि आज से भारत हिंदू राष्ट्र है। लोग चिल्लाते रहते हैं ना, सरकार बोलेगी, कोर्ट बोलेगा गलत है, खत्म कर देगा उस चीज़ को। फिर समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में 2 चीज़ है, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे, ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब कानून सभी को बराबर संरक्षण देगा, ये अमेरिका का कॉन्सेप्ट है। तो इस बार ये आया है, ये भी पूछ सकता है, ये भी अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 क्या है? राज्य, धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति और जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। ये मैं इसलिए एक एक बता रहा हूँ, यहीं से पूछता है, घुस घुस के पूछता है। धर्म, लिंग, जाति, जन्म और मूल वंश, इनके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। किन से भेदभाव हो सकता है? फिर हुआ यार भेदभाव नहीं होता तो महिलाओं के कॉलेज क्यों हैं, बच्चों के क्यों हैं? तो महिलाओं और बच्चों के आरक्षण क्यों है, तो आरक्षण भी दिया जा सकता है। ये सब किया गया कि इस आधार पे भेदभाव हो सकता है। अनुच्छेद 16 है कि लोक नियोजन जो है सरकारी नौकरी, उसमें अवसर की समानता होगी। इसमें 2 चीज़ और बढ़ गई, एक वंशक्रम और एक निवास। ठीक। फिर बोला कि यार कुछ राज्य रख सकते हैं, जैसे अपने यहाँ व्यापम में क्या है, छत्तीसगढ़ का निवासी हो। अनुच्छेद 17 बात करता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के अंत के लिए 2 कानून भी है, एक प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 और शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989। अनुच्छेद 18 बात करता है उपाधियों के अंत की, लेकिन मिलिट्री में आप देखते होगे ना कर्नल, मेजर, तो ये उपाधि ले सकते हैं, एकेडमिक उपाधि ले सकते हैं, डॉक्टर अक्टर, बाकी उपाधि नहीं ले सकते। भारतीय नागरिक जैसे मैं हूँ तो विदेशी पाकिस्तान से उपाधि नहीं ले सकता, और कोई ऐसा व्यक्ति जो विदेशी है लेकिन भारत में पद धारण कर रहा है ठीक ठाक, लाभ का पद, तो उसको राष्ट्रपति से पूछ के उपाधि लेना पड़ेगा। अगला सवाल है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगा है? इसीलिए मैं बोला एक एक लाइन पढ़ना। उसमें प्रतिबंध है लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, 3 प्रतिबंध है। शिक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्मनिरपेक्षता, ये सब नहीं है। ठीक। अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? ये बोलता है धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता है। 3 प्रकार की चीज़ें, ये इंग्लिश में याद रखना, पी है तो पकड़ लोगे। प्रोफेस मतलब मैं डिक्लेयर करूं कि यार मैं क्या हूं, जैसे मैं हिंदू हूं। प्रैक्टिस मतलब मैं मंदिर जाऊंगा, अपना धर्म पालन करूंगा। प्रोपोगेट मतलब अपने धर्म का प्रचार करूंगा, यार हिंदू धर्म सबसे अच्छा है, ये है प्रोपेगेट करना। तो
तो ये तीनों अधिकार हमको अनुच्छेद 25 में है। अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? देखो अभी अपन पढ़े ना मूल अधिकार क्या है। अब मूल अधिकार क्यों कहा जाता है, ये संविधान में उल्लेखित है, मतलब जिसमें एक है वो आपका उत्तर है। कैसे ये बड़े बड़े सवाल कैसे बनाते हैं वो भी समझो। इस टाइप के में क्या करते हैं कि आपको ये नहीं जानना है उत्तर क्या है, आप ना एक एक सेंटेंस पढ़ो और सीधा ऑप्शन में आओ। जैसे संविधान में उल्लेखित है, आपको कंफर्म है कि ये तो मूल अधिकार के का है ही। अब आप क्या करोगे, एक इसमें नहीं है तो ये काट दो, ठीक, ये भी इनमें से कोई नहीं, चलो चलने दो, अब ये ऑप्शन नहीं आता, उस ज़माने में परेशान करता था हम लोग को। अगला है ये प्रजातांत्रिक होता है। भाई प्रजातांत्रिक मूल अधिकार का ऐसा कोई संबंध नहीं है, फिर भी चलो थोड़ा सा रुक जाओ। तीसरा है ये लोक कल्याणकारी होता है। ये भी सीधा सीधा नहीं है ना, मूल अधिकार जरूरी नहीं कि लोक कल्याणकारी हो, तो 3 वाला भी नहीं होगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया। ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होता है। अधिकार इसलिए होता है कि आपके व्यक्तित्व का विकास हो सके, और अधिकार इसलिए होता है कि संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती। इसलिए नहीं बना सकती क्योंकि फिर सुप्रीम कोर्ट उसको वो कर सकता है। लेकिन ये प्रश्न ना पर्याप्त विवादित था, इसलिए विवादित था क्योंकि अभी अपन देखें ना कि केशवानंद भारती में बोला कि यार कानून बना सकते हो, मतलब 13 में लिखा है कि इसके खिलाफ आप नहीं बना सकते, लेकिन केशवानंद भारती बोला कि बना सकते हो लेकिन मूल ढांचा नहीं बदल सकते, मतलब मूल अधिकार बदल सकते हो, मूल ढांचा नहीं बदल सकते। तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है, लेकिन फिर भी पीएससी यही उत्तर लिया था। ऐसा सवाल अब नहीं आएगा, तो मत परेशान होना। निम्नलिखित में राष्ट्रपति की स्वाविवेकी शक्तियां कौन सी हैं? देखो इस टाइप के सवाल में सबसे पहले तो आपको ये देखना है इसका मतलब क्या होता है। स्वाविवेकी मतलब स्व मतलब मेरा, विवेकी मतलब बुद्धि दिमाग। तो राष्ट्रपति अपनी बुद्धि से क्या करता है आपको नहीं भी पता, मैं ये समझा रहा हूँ कि ऐसे सवाल आ गए एग्जाम में, आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, आप पहले तो स्वाविवेकी से डरोगे, फिर ये 8 कूट से डर जाओगे। जितने ज़्यादा कूट है ना, मैं बार बार आपको बोलता हूँ, सवाल उतना सरल है। एक बस पकड़ लिया आपकी ये नहीं होगा, आप हो गया, फिर उत्तर में आ गए आप। जैसे बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। अब जैसे मान लो अभी चुनाव हुआ, बीजेपी का बहुमत आया, मान लो किसी दल का बहुमत आया, जो भी पार्टी ए का बहुमत आया, अब जिसका बहुमत है उसी को तो प्रधानमंत्री नियुक्त करोगे ना। उसमें स्वाविवेक कुछ है क्या? स्वाविवेक तब होता जब किसी दल को बहुमत नहीं मिलता, फिर आपको प्रधानमंत्री चुनना रहता तो स्वाविवेक होता। बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री में तो कोई स्वाविवेक है ही नहीं, वो तो आपको करना ही है, तो ये गलत हो जाएगा। अब एक गलत हुआ तो देखो, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, मतलब ऑप्शन 2 तो खत्म हो गए। संसद का अधिवेशन बुलाना, अपन पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, लेकिन कब बुलाता है? जब प्रधानमंत्री उसकी सलाह देता है। प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री की सलाह से अगर आप कोई काम कर रहे तो वो आपकी स्वाविवेकी नहीं है, ये भी नहीं है। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति करना, मंत्री परिषद के राष्ट्रपति बोलता है क्या ये कर देता हूँ वो कर देता हूँ, स्वाविवेक मतलब खुद से करना। प्रधानमंत्री बोलता है ना इसको इसको करो, तो ये भी नहीं होगा। 2 ही हटा दोगे तो मेरे को लगता है उत्तर आ जाएगा, ठीक। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के वापस भेजना, ये स्वाविवेकी। कोई विधेयक आया, राष्ट्रपति को लगा सही नहीं है तो बोलेगा यार फिर से देख लो, ठीक। किसी विधेयक को रोक कर रखना, ये स्वाविवेकी, जेबी वीटो बोलते हैं। एक सवाल फिर से आया, ज्ञानी जैल सिंह यूज किए थे। किसी विशेष संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, ये स्वाविवेकी है। किसी परामर्श पर मंत्री परिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, मंत्री आके बोले ये करो, बोला फिर से सोचो, तो ये उसका विवेक है राष्ट्रपति का, तो इसको बोलते हैं स्वाविवेकी, ठीक। मतलब मैं आपको ये इसलिए समझा रहा हूँ कि कई सवाल आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको उत्तर नहीं पता रहेगा, आपको वहीं अपना स्वाविवेक लगाना है। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है? तो ये आपको बेसिक पता होगा। एक धन विधेयक होता है जिसको स्पीकर बताता है कि हाँ ये धन विधेयक है, वो लोकसभा में ही पारित होता है शुरू में, उसके बाद राज्यसभा जाता है। राज्यसभा केवल उसको 14 दिन रख सकती है। राज्यसभा की कोई इज्जत नहीं रहती धन विधेयक में, राज्यसभा 14 दिन से ज़्यादा रखेगी तो उसको पास मान लेते हैं। जैसे आपसे पूछे कि यार इसके लिए क्या करें, 1 घंटे का आपके पास टाइम है या आपके पास 14 दिन का टाइम है, आप कुछ सलाह दोगे ना, वो मैं मानूंगा भी नहीं, मेरे ऊपर है मैं मानूँ ना मानूँ। और 14 दिन में आप कुछ नहीं बताया तो वो अपने आप ओके हो जाएगा, ठीक। वो धन विधेयक है। जैसे कई लोग करते हैं ना, जैसे घूमने जाना है, तो घूमने जाना है तो घर वालों को बोले कि यार आपके पास 1 घंटे का टाइम है, दोस्त लोग बोलते हैं तो हाँ बोल या ना बोल, चलना तो है ही है।
प्रमाणित कौन करता है कि धन विधेयक है? तो स्पीकर करता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं है, 14 दिन बस उसको रोक के रख सकता है और कुछ नहीं। राज्यसभा कुछ बोला कि ऐसा कर दो, वो भी मानने की बाध्यता नहीं है लोकसभा को। एक अंतर जो आता है, एक मनी बिल होता है वित्त विधेयक, और मनी बिल होता है धन विधेयक, और एक फाइनेंशियल बिल होता है जिसको बोलते हैं वित्तीय विधेयक। वित्तीय विधेयक 2 टाइप के होते हैं। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा, वित्त विधेयक टाइप 1 जो है वो भी केवल लोकसभा में आएगा, वित्त विधेयक टाइप 2 जो है वो सामान्य चीज़ है। मतलब वित्त विधेयक टाइप 2 सामान्य विधेयक है, वित्त विधेयक टाइप 1 लोकसभा में ही आता है। लेकिन धन विधेयक की विशेषता ये है, बस धन विधेयक की ध्यान रखना कि धन विधेयक को राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती, तो वापस कर दे, अमेंड कर दे, कुछ भी कर दे, लोकसभा नहीं मानती। चाहे तो माने चाहे तो ना माने, और 14 दिन में अपने आप पास हो जाता है। लेकिन इन विधेयकों में राज्यसभा के पास पूरा पावर रहता है। अब राज्यसभा के पास पूरा पावर है, तो अगर राज्यसभा रोक के रख दी तो क्या होगा? संयुक्त बैठक होगी। तो वित्तीय विधेयक में संयुक्त बैठक होती, धन विधेयक में संयुक्त का कोई प्रावधान ही नहीं है ना, तो कहाँ कर या ना कर वाली बात है। तो ये हो गया आपके विधेयक जो फंसाते हैं। यदि राष्ट्रपति ने संसद के संयुक्त सत्र के लिए अधिसूचना जारी कर दी और इस बीच लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा? देखो, वही मैं आपको बोल रहा था ना टॉपिक की, संसद से सवाल आते हैं। संयुक्त सत्र की अधिसूचना मतलब जैसे मान लीजिए कोई विधेयक लोकसभा में आया, वहाँ से राज्यसभा में गया, राज्यसभा बोली हम नहीं पास करेंगे, तो फिर दोनों के बीच डेडलॉक हो गया, तो फिर संयुक्त सत्र बैठता है। जब संयुक्त सत्र बैठता है तो उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कानून लोकसभा के चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहता तो लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, वो भी नहीं रहता तो राज्यसभा का उपाध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सभापति कभी अध्यक्षता नहीं करेगा क्योंकि वो उपराष्ट्रपति है, तो वो नहीं करता। ठीक, अगर राष्ट्रपति इसके लिए अधिसूचना जारी कर दिया है तो सत्र जो है यथा समय आहूत होगा, कुछ भी हो जाए, ये आपको पता रहना चाहिए। एक ये लैप्स वाला है, कौन सा बिल कहाँ जाके लैप्स हो जाता है। मतलब लैप्स का मतलब समझते हो कि जैसे सत्र खत्म हो गया, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ कि कोई बिल है लोकसभा में है तो 3 स्थिति रहती है, वो समझो आप। कोई बिल है जो लोकसभा में है और लोकसभा में ही पेंडिंग है, और लोकसभा, क्योंकि लोकसभा को ही दिक्कत होती है, राज्यसभा तो हमेशा रहती है, स्थायी सदन है, लोकसभा मान लो भंग हो गई तो बिल भी खत्म हो जाएगा। सीधी सी बात है यार, जो लेके आए थे वही खत्म हो गए तो बिल कैसे खत्म नहीं होगा। उसके बाद क्या है, बिल दैट ओरिजिनेट एंड इज पास्ड बाय द राज्यसभा बट इज पेंडिंग इन द लोकसभा आल्सो लैप्स बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस। मतलब कोई बिल जो राज्यसभा में से चालू हुआ और लोकसभा में आके पेंडिंग है, मतलब आपको पता होगा ना, यहाँ से चालू होता है तो यहाँ जाता है, यहाँ से होता है तो यहाँ जाता है, दोनों में पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है। दोनों में पास होकर राष्ट्रपति के पास गया, और अगर वो संयुक्त बैठक आहूत कर दिया तो बैठक होगी, मतलब बिल खत्म नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा में पास हुआ और लोकसभा में आया और लोकसभा खत्म हो गई तो बिल फिर खत्म हो जाएगा। जो बिल लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है वो भी खत्म हो जाएगा। जो पास करने वाले ही चल दिए तब बिल का क्या मतलब। ऐसा समझो कि जो लोकसभा में है ना, जो लोकसभा में कोई भी बिल या तो लोकसभा पास कर दी या राज्यसभा से लोकसभा में आया है या लोकसभा में पेंडिंग ही है, वो सब बिल खत्म हो जाएंगे। ठीक, मतलब ये बेसिक सा रूल आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे कि अच्छा कौन से बिल लैप्स होंगे, ये आपको पता चल जाएगा। ऐसा बिल जो ओरिजिनेट एंड पास्ड बाय द राज्यसभा, जैसे कोई बिल राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ, पास हुआ, लोकसभा में गया, लोकसभा कुछ अमेंडमेंट बताई, फिर राज्यसभा में आया, वो भी लैप्स हो जाएगा। मतलब लोकसभा का जो भी रोल है वो सब खत्म है। तो कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा, या तो ये याद कर लो, तो ये ज़्यादा आसान है, ये जो नहीं है उसके अलावा सब लैप्स हो जाएगा। कौन सा बिल लैप्स नहीं होगा, सीधी सी बात है, मान लो कोई बिल राज्यसभा में पेंडिंग है, ठीक, तो वो लैप्स क्यों होगा भाई, लोकसभा में वो गया ही नहीं है, राज्यसभा में आया है तो लैप्स ही नहीं होगा, राज्यसभा में ही रहेगा। दूसरा, जो बिल दोनों हाउस से क्लियर हो गया,
बट आर पेंडिंग असेंट फ्रॉम द प्रेसिडेंट, वो भी लैप्स नहीं होगा क्योंकि दोनों से तो पास हो गया, बस प्रेसिडेंट के पास गया है। अगला अभी अपन देखें कि अगर ज्वाइंट सिटिंग के लिए नोटिफिकेशन कर दिया प्रेसिडेंट तो भी वो लैप्स नहीं होगा। इसके अलावा दोनों हाउस उसको पास कर दिए और प्रेसिडेंट उसको फिर से रिकंसिडरेशन करने भेजा है, वो भी लैप्स नहीं होगा। तो ये समझो कि सीधी सी बात है, अगर दोनों हाउस पास कर चुके हैं और वो राष्ट्रपति की स्टेज तक पहुंच गया तो लैप्स नहीं होगा, या कि राज्यसभा में लोकसभा का भी कोई इंटरफेयर नहीं है तो लैप्स नहीं होगा, बाकी सब स्थिति में लैप्स हो जाएगा। ये टेक्निकल चीज़ है इसलिए थोड़ा सा मैं ज़्यादा बता दिया। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ये ऐसा सवाल है कि आपको, चलो सोचो बताओ। हिंदी शामिल नहीं है, संस्कृत शामिल नहीं है, उर्दू शामिल नहीं है, अंग्रेजी, उर्दू ना, हाँ उर्दू शामिल है भैया, हिंदी भी शामिल है, संस्कृत भी शामिल है। आपको लगता होगा इंग्लिश कैसे शामिल नहीं रहेगी, इंग्लिश कर सब रहे हैं यूज़, शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं अब ये बताओ, किस किस राज्य की भाषा। एक काम करना, एक नक्शा बनाना भारत का। ये सवाल ना आया नहीं है, लेकिन अगर आया तो आप फंस जाओगे। ये तो थोड़ा सामान्य चीज़ आ गई, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, नेपाली, ऐसे ऐसे ऑप्शन जब देगा ना तो और फंस जाओगे। और 1 2 3 4 5 3 4 6, तो इसके लिए तैयार रहना। आप तैयार रहोगे। भाषा किस अनुसूची में, पहले ये बताओ। भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक। सबसे पहले कितनी भाषाएं थी, तो सबसे पहले भाषाएं थी 14 जब संविधान बना, फिर एक भाषा जुड़ी उसके बाद, ठीक। एक भाषा कौन सी जुड़ी, ईयर से देखो तो सबसे पहले 14 थी, फिर 1967 में 21वां संशोधन हुआ और सिंधी जुड़ी, ठीक। 21वां संशोधन हुआ, सिंधी जुड़ी। उसके बाद फिर 71वां संशोधन हुआ और 3 भाषाएं जुड़ी जिसको बोलते हैं, मैं स्टेप का याद करता था, KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अब ये दोनों को जोड़ दो, 1 1 2 7 2 9, तो उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ और 4 भाषाएं जुड़ी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मतलब पहले 14 थी, फिर 1 जुड़ी, फिर 3 जुड़ी, फिर 4 जुड़ी, टोटल कितनी हो गई, 22 भाषा। इसी में हम मांग कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी भी शामिल हो, इसी में भोजपुरी की चल रही, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। ईयर ध्यान रखना, ये 67 में हुआ, ये 1992 में हुआ और ये 2003 में हुआ। तो भाषा से यही सवाल आएगा, अगर आया तो आपको ये पता रहना चाहिए। अब याद रखोगे ना। ये तो स्क्रिप्ट है, ये तो चलो, हाँ ये भी चलो आपको बता देता हूँ। 12 अनुसूची है। अनुसूची मतलब ये होता है कि संविधान बहुत बड़ा मत हो जाए, इसलिए अनुसूची बना दी। जैसे आप एक जगह रखें कि यार भारत की ऑफिशियल भाषाएं होंगी, अब वहीं संविधान में लिखने लगते ना तो बड़ा हो जाता ना, और वैसे भी बड़ा है, तो बोले कि कौन कौन सी भाषाएं होंगी, वो अनुसूची 8 में लिखी है, ठीक। इस टाइप की अनुसूची। जैसे आपको पता होगा कुछ विषय केंद्र सूची में, कुछ राज्य सूची, कुछ समवर्ती सूची, वहीं लिखते तो लंबा हो जाता, तो बोले यार अनुसूची 7 में सब लिखा है, आखिरी में चेक कर लेना। जो ओथ है, किसको कौन सी ओथ लेना है, वहीं लिखते तो लंबा हो जाता, तो बोले वो अनुसूची में लिख दिए। तो अनुसूची 1 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है। अनुसूची 2 में क्या है, इनके स्पेशल पावर और सैलरी, मतलब पहले सैलरी की बात की है। और ये ना बहुत अगर फंसा के पूछा तो ये भी पूछ सकता है किसकी किसकी सैलरी है। प्रेसिडेंट की है, गवर्नर की है, स्पीकर की है, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा और लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जज, इतने की है बस। प्राइम मिनिस्टर दे देगा, आपको लगेगा यार होगी प्राइम मिनिस्टर भी, नहीं है, मंत्रियों की भी नहीं है। प्रेसिडेंट की है, गवर्नर की है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज, ठीक। फिर शेड्यूल 3 में ओथ के बारे में, ठीक। ओथ सभी की है एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी समझना। सभी की शपथ है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की शपथ नहीं है। अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा एमपी किस राज्य से कितने रहेंगे। 5 में क्या है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अनुसूची 5 में ही छत्तीसगढ़ आता है। अनुसूची 6 में क्या है, 4 राज्य
असम, ATM करके याद रखते हैं हम लोग, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, मणिपुर नहीं है, एम से मणिपुर भी है तो ध्यान रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। 7 में वही केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8 में ऑफिशियल लैंग्वेज। 9 में संविधान का पहला संशोधन ही हुआ था, कई चीज़ें ना लोग जाके कोर्ट चल देते थे, तो नेहरू जी बोले इन चीज़ों का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, इसलिए अनुसूची 9 बना दिए। 10 में क्या है, दल बदल आया राम गया राम वाला केस हुआ, इसी के लिए 52वां संशोधन हुआ और अनुसूची 10 आई। अनुसूची 11 पंचायती राज से जुड़ी है, अनुसूची 12 नगरीय निकाय से जुड़ी है। तो ये 12 अनुसूची है, मूल संविधान में 8 थी और वर्तमान में 12 है। एक ये भी ध्यान रखना, क्लासिकल लैंग्वेज अभी 6 है। 2004 में पहली भाषा जिसको क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया वो तमिल थी। 5 में संस्कृत बनी, 8 में कन्नड़ और तेलुगु बनी, 13 में मलयालम बनी और 14 में उड़िया बनी। तो ये आपको पता नहीं तो आप तुक्का नहीं लगा पाओगे इसको। राज्यपाल को उन सिद्धांतों की सिफारिश कौन करता है जो राज्य द्वारा लाए गए करों और लेवी शुल्क की आय का राज्य और पंचायतों के बीच बंटवारा करते हैं। एक केंद्रीय वित्त आयोग होता है जो केंद्र और राज्य के बीच बंटवारा करता है। एक राज्य वित्त आयोग होता है जो राज्य और पंचायत के बीच बंटवारा करते हैं, तो ये राज्य वित्त आयोग करता है। 4 वित्त आयोग बन चुके हैं। ठीक, पहले 2003 में वीरेंद्र पांडे इसके अध्यक्ष थे, दूसरे तीसरे के अध्यक्ष आपको बताना है, चौथे के सर्जियस मिंज हैं। ठीक, तो ये वित्त आयोग की बात हो गई। चलो लंबाई हो गया यार वीडियो, मैं छोटे ही बनाना चाहता हूँ, ये वाला थोड़ा सा अच्छे से मेरे को लगा, इससे क्वेश्चन क्योंकि आ रहे हैं लगातार, तो आप अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ये सीरीज़ जारी रहेगी, बाकी चीज़ें भी हम लोग लाते जा रहे हैं। एक काम और करिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो एक तो प्लेलिस्ट में चल दीजिएगा, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। दूसरा ना वीडियोस में चल देना, अभी पिछले 10, 12, 15, 20 दिन में जितने वीडियो आए हैं सब प्रीलिम्स के हिसाब से ही हैं, तो आप खुद थोड़ा सा मेहनत कर लेना। हो सकता है आपको रिकमेंडेशन में नहीं आया हो तो आप जाके देख लीजिएगा, सभी वीडियो आपके काम के ही होंगे। मतलब वीडियो बनाने से पहले हम लोग ये ध्यान पूरा रखते हैं कि मतलब देखने के बाद आप ये मत बोलो कि यार इसको क्यों देखे, तो ये कर लीजिएगा। ये जो PDF है मैक्सिमम टेलीग्राम चैनल में पहले से अपलोडेड है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ जो भी जानकारी हम लोग भेजते रहेंगे। सॉरी, और कोई भी दिक्कत होती, कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मतलब क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन है। आप जैसा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो और मन करता है कि वीडियो बनाएं। आप अभी तक देख रहे हैं, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।